वेलकम बैक फ्रेंड्स टू अवर DSSB चैनल इंग्लिश 360 डिग्री। सो आज मैं आपका फिर वेलकम करती हूँ अपने TGT PGT इंग्लिश की टेस्ट सीरीज़ में। और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ फिगर्स ऑफ स्पीच का टेस्ट, और इसमें है हमारा टेस्ट नंबर 12 का लेक्चर नंबर 3। बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। फेयर इज माई लव एंड क्रूअल एज शी इज फेयर, हर ब्रो शेड्स फ्राउन ऑल्दो हर आईज आर सनी। सो फेयर इज माई लव, जो ये लाइन है कि मेरा लव फेयर है और क्रूअल एज शी इज फेयर, और वो सेम टाइम पे वो क्रूअल भी है। सो दोनों स्टेटमेंट जो है एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही हैं। हमारे पास दो स्टेटमेंट्स हैं और एक तरफ वो फेयर है और एक तरफ वही क्रूअल है। सो दोनों स्टेटमेंट्स आर कंट्राडिक्टिंग। सो जब दोनों स्टेटमेंट्स एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करती है तो ये क्या होता है, एंटीथेसिस। और ये लाइन कहाँ से ली गई है? फेयर इज माई लव एंड क्रूअल एज शी इज फेयर आर द लाइन्स फ्रॉम सैम्यूल डेनियल्स का जो सोनेट है, और सोनेट का क्या नाम है? फेयर is my love next question number 62. The statement that there are none so credulous as in fields is an illustration of. So ये एक स्टेटमेंट है कि कोई भी इंसान इतना विश्वास पात्र नहीं होता जितना कि नमक हराम। यानी कि जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में ही सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ वो कह रहा है कि कोई भी इतना इंसान विश्वास पात्र नहीं होता, और विश्वास पात्र को क्या कह रहा है वो? नमक हराम। यानी एक तरफ वो विश्वास की बात कर रहा है, एक तरफ नमक हरामी की बात कर रहा है। इनफील्ड्स यानी नमक हराम या फिर काफिर। तो अपने आप को ही, अपनी ही बात को वो काट रहा है, अपनी ही बात को वो सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी कर रहा है। सो इट इज पैराडॉक्स। सी, इफ यू से कंटेजियस कंट्रीज इंस्टेड ऑफ कंटिग्यूअस कंट्रीज यू विल बी मेकिंग अ मिस्टेक नोन एज। अगर आपको बोलना था कंटिग्यूअस और आपने कह दिया कंटेजियस, तो आपने जो मिस्टेक की है उस मिस्टेक को आप क्या कहेंगे? ए, स्पूनरिज्म, बी, आयरनी, सी, एपिग्राम, या डी, मैलाप्रोपिज्म। बताइए बेटा, जल्दी बताइए। जब हमने बोलने में मिस्टेक की हो या फिर स्पेलिंग लिखने में मिस्टेक की हो तो दोनों ही कहलाते हैं मैलाप्रोपिज्म। क्वेश्चन नंबर 64. इफ अ राइटर यूजेस द वर्ड शेक्सपियर टू मीन द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर ही इज यूजिंग अ फिगर ऑफ स्पीच नोन एज। सो अगर एक व्यक्ति, एक राइटर जो है वो क्या यूज कर रहा है? वर्ड शेक्सपियर यूज कर रहा है टू मीन द वर्क्स ऑफ शेक्सपियर। मतलब कि किसके वर्क्स को? यानी कि शेक्सपियर के जो काम हैं, शेक्सपियर के जो काम हैं उनको वो सिर्फ लिख दे रहा है शेक्सपियर। तो यानी कि क्लोज कनेक्शन हो रहा है वर्ड्स का। तो इसमें से क्या आंसर होगा? ए, एसोनेंस, बी, सिनेक्डॉक, सी, यूफेमिज्म, और डी, मेटानॉमी। बेटा, जब भी हमें क्या कहते हैं, कोई बात को रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, बट हम वो वाली चीज को ना लिख के, कोई भी चीज जो भी हमें रिप्रेजेंट करना है उसको ना लिख के उसका कोई क्लोज कनेक्टेड वर्ड लिख देते हैं, तो वो कहलाता है मेटानॉमी। जैसे मैंने लिखना था वर्क्स ऑफ शेक्सपियर, बट उसकी जगह मैंने उसका क्लोज कनेक्टेड वर्ड लिख दिया सिर्फ शेक्सपियर। ठीक है, तो जब भी क्लोज कनेक्शन हो वर्ड का तो आता है मेटानॉमी। क्वेश्चन 65. व्हाट इज द फिगरेटिव लैंग्वेज यूज्ड व्हेन ही राइट्स डैश 5 meals meandering in a mazy motion? So M. Just think, मैंने आपको ये पहले भी पढ़ाया है, जब रेपिटेशन होती है किसी भी कॉन्सोनेंट की तो क्या कहलाता है? जस्ट थिंक ओवर वंस अगेन। ए, एनाफोरा,
बी पैराडॉक्स, सी मेटानॉमी और डी एलिट्रेशन। याद कीजिए, जब रेपिटेशन होती है कॉन्सोनेंट्स की तो होता है एलिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, question number 66. In the sentence hunger sat miserably in the informal settlement, there is a use of which of the following? A synecdoche, B alliteration, C personification, D transfer epithet। बेटा हंगर जो है वो सेट कर रही है मिजरेबली, क्या जो भूख है वो सेट यानी कि उठ बैठ सकती है? नहीं, इट इज परफॉर्मिंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग। सो जो भूख जो है वो ह्यूमन बीइंग की तरह काम कर रही है, आदमी की तरह, इंसान की तरह वर्क कर रही है, उठने का, बैठने का। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ पर्सोनिफिकेशन। सी, which device has been used in the following line? Success is counted sweetest by those who never succeed। यानी कि सक्सेस उन्हीं को मीठी लगती है जो कभी भी, जिन्होंने सक्सेस को चखा नहीं। सो अपने आप में ही सबसे बड़ी स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है। क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है? कि उन्हीं को सक्सेस अच्छी लगती है जिन्होंने कभी चखी नहीं। ऐसा कभी हो सकता है कि जिन्होंने चखी ना हो उनको सक्सेस अच्छी लगती हो? सो इट इज अ सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। अपने आप को ही ये बात जो है पहले कुछ बोल दिया, बात की बात में फिर कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया। तो जब आधी स्टेटमेंट में कॉन्ट्राडिक्शन हो जाए पहली वाली बात का तो वो कहलाता है सेल्फ कॉन्ट्राडिक्टरी यानी कि पैराडॉक्स। क्वेश्चन 68, द पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ। जो पेन है वो ज्यादा क्या कहते हैं, खतरनाक है, खंजर की तरह है, एक तरीके के स्वॉर्ड की तरह है। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किसका एग्जाम्पल है? स्वॉर्ड में बेटा इधर स्पेलिंग एरर है, ये आप ठीक कर लीजिए। द पेन इज माइटर देन द स्वॉर्ड। आंसर इज ऑप्शन डी मेटानमी, क्योंकि पेन को यहाँ, पेन जो है वो वर्ड है जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? राइटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पेन इज अ वर्ड विच इज रिप्रेजेंटिंग द राइटर। तो हम, और स्वॉर्ड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सोल्जर को। तो मैंने आपको बताया था जिसमें वो चीज को, जिस चीज की बात हो रही है वो बात, उस चीज का नाम डायरेक्टली ना लिख के उससे एसोसिएटेड कोई भी चीज का नाम अगर हम लिखते हैं, जैसे कि सोल्जर से एसोसिएटेड क्या है? स्वॉर्ड, और राइटर से जुड़ा हुआ क्या है? पेन। तो राइटर की चीज लिख रहे हैं और एक सोल्जर की चीज लिख रहे हैं। तो जब भी हम किसी से जुड़ी हुई चीजें लिखते हैं इंस्टेड ऑफ डायरेक्टली राइटिंग दैट नेम, वो कहलाता है मेटोनमी। Question 69, what occurs when a word which has meaning in itself but is used to represent something entirely different? So, what occurs when a word which has meaning in itself but is used to represent something entirely different? A. Metaphor, B. Paradox, C. Allegory और D. Symbolism। मतलब कि उसका मतलब कुछ और है और वर्ड का मीनिंग कुछ और है, और वो और किसी और अर्थ में वो यूज हो रहा है। सो इट इज अ सिंबोलिज्म। इन दिस लाइन फ्रॉम कीट्स पोएम ओड टू ऑटम, कीट्स की एक पोएम है ओड टू ऑटम, बहुत फेमस ओड है इनकी, जो कि लिखी गई थी 1819 में। The locks of the approaching storm, the figure of speech is used in। So इसमें कौन सी figure of speech use हुई है? The locks of the approaching storm। A. antithesis, B. metaphor, C. metonymy और D. simile। बताइए बेटा जल्दी से। Question 71,
using the expression tossing their heads in sprightly dance in daffodils is an example of which of the following? A. Antithesis, B. Zugma, C. Metonymy, or D. Personification. So the activity is tossing, dancing. Tossing and dancing, these are the traits of human beings. ये human beings के traits है. और कर कौन रहा है यहाँ पे? Daffodils. Daffodils tossing कर रही है और daffodils ही dancing कर रही है. So basically जो human being के traits है वो flower represent कर रहा है. तो क्या होगा? Personification. A figure of speech in which there is an exaggerated statement not to be taken literally is so. ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो exaggerated फॉर्म में लिखी जाती है या बोली जाती है? A. लिटॉट्स, B. हाइपरबोल, C. यूफेमिज्म और D. सिनेक्डॉक. So it is हाइपरबोल. बिकॉज हाइपरबोल में क्या है? बात को बढ़ा चढ़ा के एक्सेजरेटेड फॉर्म में बोला जाता है. क्वेश्चन 73. ही इज द न्यूटन ऑफ हिज सेंचुरी. न्यूटन मीन्स साइंटिस्ट. सो साइंटिस्ट जो है उसका क्लोज कनेक्शन किससे है? न्यूटन से. बिकॉज न्यूटन इज अ साइंटिस्ट. सो बेसिकली इट इज मेटोनॉमी. मेटोनॉमी में क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई वर्ड होता है उस वर्ड को ना लिखकर उससे कोई क्लोजली रिलेटेड वर्ड लिख देते हैं. तो यहाँ हम कहना चाह रहे थे कि ही इज द साइंटिस्ट ऑफ दिस सेंचुरी. वो इस सेंचुरी का साइंटिस्ट है. और हमने साइंटिस्ट की जगह जो फेमस साइंटिस्ट रहे हैं उनका नाम लिख दिया न्यूटन. Question 74. Can Honor's voice provoke the silent dust? So, voice किसकी है? Honor की. क्या Honor की voice हो सकती है? नहीं. Because voice provoking करना, voice करना, ये सब qualities किसकी है? These are the traits of a human being. So, it is the example of personification. Question 75. If the paradoxical utterance combines two terms that in ordinary usage are contrary, such as pleasing pain and burning chill, it is called as. So अगर दो contradictory terms होती हैं जैसे कि pleasing pain और burning chill. pleasing मतलब आरामदायक और pain मतलब दुख, तकलीफ, दर्द. बर्निंग जलता हुआ, चिल वेरी कूल. तो दोनों ही जो अपोजिट टर्म्स हैं वो नियर बाय रखी गई हैं, एक साथ रखी गई हैं, एक दूसरे के क्लोज रखी गई हैं. तो ये क्या कहलाएगा? ऑक्सीमोरॉन. क्वेश्चन 76. आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स. सो हम कह देते हैं ना कई बार कि मुझे इतनी भूख लग रही है कि मैं 100,000 घोड़े खा जाऊं. सो इट इज द एग्जाम्पल ऑफ हाइपरबोल. क्योंकि बात को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बोला गया. क्वेश्चन 77. टू error is human, to err is human, to forgive is divine. ठीक है. err means गलती करना. किसका काम है? ह्यूमन बीइंग का. और माफ करना, टू फॉरगिव, इज द वर्क ऑफ डिवाइन, यानी कि भगवान का काम है. सो दोनों चीजें अपोजिट है. इसमें दो चीजें डिस्कस हुई है, यानी एरर की बात हुई है और फॉरगिवनेस की बात हुई है. ये इसके अपोजिट है. और ह्यूमन और गॉड एक दूसरे के दोनों डिफरेंट है. सो दो टॉपिक्स, दो डिफरेंट चीजें हैं और दोनों की एंटी यानी कि उल्टी भी, कॉन्ट्ररी भी दिया हुआ है. सो इट इज अ एंटीथेसिस.
Question 78. The humming bees, the cackling hens, and the buzzing saw. So humming sound, cackling sound, buzzing sound, ये तीनों क्या है? These are the sounds of different animals. और जब different animals different sounds निकालते हैं, so it is called onomatopoeia, because जब भी जहां भी नेचुरल साउंड्स आती हैं, बजलिंग, कैकलिंग, बजिंग, क्रैकलिंग, जो भी साउंड्स हैं वो ओनोमेटोपोइया के अंडर आते हैं. नेक्स्ट, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन. नेसेसिटी यानी कि जो जरूरत है उसको कहा गया है माँ. माँ, इट इज अ ह्यूमन फिगर. मदर क्या है? एक ह्यूमन फिगर है. सो इट इज पर्सोनिफिकेशन. Question 80. Identify the figure of speech in the given expression. What a piece of work is man. So, what a piece of work is man. इसमें हमें बताना है कि क्या फिगर ऑफ स्पीच है. A. Anticlimax, B. Personification, C. Prolepsis, or D. Exclamation. Here we can see it is the sign of exclamation. So, जब हम ये साइन देख लेते हैं एक्सक्लेमेशन का, डायरेक्टली इट इज द आंसर एक्सक्लेमेशन. Question 81. The plowman homeward plods his weary way. So, plowman के लिए ये वर्ड आया है weary. weary जो है वर्ड आना चाहिए था प्लोमैन के लिए, क्योंकि जो हल जोतता है थकेगा तो वही ना. बट इसमें क्या लिखा हुआ है? गलत विशेषण लगाया हुआ है. वे यानी कि रास्ता, और रास्ते के साथ क्या विशेषण लगा हुआ है? वियरी यानी थका हुआ. तो रास्ता कैसा है? थका हुआ रास्ता है. सो द एपिथेट इज प्लेस्ड ऑन द रॉन्ग प्लेस. एपिथेट को गलत जगह पे लगाया गया है. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ ट्रांसफर एपिथेट. Question 82. Death lays his icy hands on kings. जो डेथ है अपने हाथ रख देती है किसके ऊपर? किंग के ऊपर. सो इज इट पॉसिबल कि जो मौत है, जो डेथ है, वो अपने हैंड्स रख सके? डेथ के कोई हैंड्स ही नहीं होते. सो डेथ इज बीइंग पर्सोनिफाइड हियर. डेथ को पर्सोनिफाइड किया गया है, यानी कि ह्यूमन बीइंग के ट्रेट्स बताए गए हैं. इट इज ए. फ्रेंडशिप इज अ शेल्टरिंग ट्री. फ्रेंडशिप को डायरेक्टली क्या कहा गया है? ना सो का यूज किया है, ना लाइक का यूज किया है, और ना एस का यूज किया है. फ्रेंडशिप को डायरेक्टली क्या कहा गया? इट इज अ शेल्टरिंग ट्री. सो इट इज डायरेक्ट मेटाफर. Question 84. He is regularly irregular. So regularly भी है और irregular भी है. both are जो दो विशेषण हैं, दोनों जो क्वालिटीज, जो भी क्या कहते हैं, दोनों जो एडजेक्टिव्स हैं वो एक साथ रखे गए हैं, इरेगुलर भी और रेगुलर भी. सो और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? उल्टे हैं, यानी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को. और जब दो क्वालिटीज एक साथ जो लिखी जाती हैं और कॉन्ट्राडिक्ट करती है एक दूसरे को, कहलाती है ऑक्सीमोरॉन. Belinda smiled and all the world was gay. So क्या एक बिलिंडा के स्माइल करने से सारा जो वर्ल्ड है वो खुश हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल. सो ये बहुत बात को जो है बढ़ा चढ़ा के बोला गया है, यानी कि उसकी अतिशयोक्ति की गई है. सो इट इज बी हाइपरबोल. Question 86. The figure of speech by means of which inanimate things or abstract things plays the roles as human beings. मैंने पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में बताया है कि जो अजीवित चीजें हैं वो किसका रोल प्ले करती हैं? जीवित चीजों का. जैसे कि जो फ्लावर्स हैं वो पिछले क्वेश्चन में डांस कर रहे थे. डांस कौन करता है? ह्यूमन बीइंग करते हैं. ठीक है. क्लाउड्स जो हैं वो स्विमिंग कर रहे थे. तो इस तरीके से जो नॉन लिविंग बींग्स हैं वो क्या रोल प्ले करते हैं? एज अ ह्यूमन बींग्स का रोल. सो इट इज डी पर्सोनिफिकेशन.
I hear the lake water lapping with the low sound. लैपिंग क्या है? साउंड है. सो साउंड, और इधर दिया भी हुआ है साउंड. सो मैंने आपको बताया था जैसे वाटर पे छप छप की आवाज, या फिर कोई भी क्लॉक की टिक टिक की आवाज, टिक टॉक की आवाज, ये सारी जो नेचुरल साउंड्स निकलती हैं चीजों में से, उनकी वो क्या कहलाती हैं? ओनोमोटोपोइया. क्वेश्चन 88. A man on tender hooks. A man on tender hooks. So tender नहीं होता, it is tenter hooks. टेंटर का क्या मतलब होता है बेटा? एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन. सो वो बोलना क्या चाहता था? मैन जो एक स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में है. सो और बोल क्या दिया उसने? टेंडर. टेंडर तो होता है नरम, बहुत ही काम स्वभाव का, बहुत ही टेंडर. सो it is wrong pronunciation, that is malapropism. A poet once referred to an old man as he is a wise fool. That is an example of. wise भी कह दिया इन्होंने और फूल भी कह दिया, यानी कि दो अपोजिट वर्ड्स जो हैं वो एक साथ रखे गए हैं, वाइज और फूल. सो इट इज कॉल्ड ऑक्सीमोरॉन. सो शी इज एज हेडस्ट्रॉन्ग एज एन एलिग्री. तो बेटा इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है? ए मेलाप्रोपिज्म, बी एपोस्ट्रोफे, सी ऑक्सीमोरॉन और डी मियोसिस. बताइए इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच जो है दी हुई है? अगर आपने गेस कर लिया है तो मैं इसका आंसर आपको बता दूं कि बेटा इसका आंसर है ए मेलाप्रोपिज्म. और क्यों है? क्योंकि एलिग्री नहीं होगा. वो कहना चाहती है कि उसका जो हेड है वो इतना स्ट्रॉन्ग है, किसकी तरह? एज एन एलिगेटर. एलिगेटर की तरह उसका जो हेड है वो स्ट्रॉन्ग है. सो you can join us on our YouTube channel A1 English 360 degree, or our Telegram channel A1 English 360 degree, our Facebook channel and Instagram. So learn today to lead tomorrow.